हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 21 जिसमें हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में आज हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हाई कोर्ट को पढ़ना। हम हाई कोर्ट को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें और आपका आज मजा भी आएगा आज आपको पढ़ने में हाई कोर्ट को, क्योंकि बहुत कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 इसमें उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। जो हमारे देश में हाई कोर्ट है वह 25 है। ठीक है, हमारे भारत देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। किंतु दोस्तों, कुछ हाई कोर्ट है, उनका मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि 25 हाई कोर्ट क्यों है। इसका मतलब यह है कि कुछ हमारे छोटे राज्य हैं भारत में, जैसे कुछ छोटे राज्य होने के कारण दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, यदि राज्य बड़ा है तो खंडपीठ खोल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम मध्य प्रदेश का, एग्जाम्पल हम लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में दोस्तों हाई कोर्ट तो है जबलपुर में, लेकिन उसकी खंडपीठ दोस्तों ग्वालियर और इंदौर, दो जगह उसके खंडपीठ है। यानी कि कह सकते हैं आप मध्य प्रदेश में 3 हाई कोर्ट है, कह सकते हैं, लेकिन मुख्य जो है वह जबलपुर में है। उनकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। भविष्य में हो सकता है खंडपीठ भोपाल में भी आ जाए, इसलिए खंडपीठ खोले जाते हैं, क्योंकि राज्य बड़ा होने के कारण खंडपीठ खोलना जरूरी पड़ जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा इरेज करने के बाद हम आगे देखेंगे हाई कोर्ट में। जैसे दोस्तों आगे समझते हैं, पॉइंट नंबर 1 कहता है हमें सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है 160। यानी कि हमारे देश में सर्वाधिक जज यानी कि सबसे ज्यादा जजों की संख्या जो है वो इलाहाबाद में है, यानी कि जिसका नाम बदलकर अभी प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज वहां में सबसे ज्यादा जज है, 160 जज है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट नोट कराया है। पॉइंट नंबर 2 कहता है हमारा जजों की वृद्धि अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि किस कोर्ट में, किस हाई कोर्ट में वृद्धि की जानी है उसका अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ऐसा आप सब लोग जानते ही हैं। अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है तो आपको 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील या 5 साल जज रहना पड़ेगा। यानी कि हर जिले में एक कोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले का कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और राज्य का कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और देश का कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हर जिले में एक कोर्ट होता है। अगर उसमें आप 10 साल वकील या 5 साल जज रह चुके हैं, तब आप हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट में जो जज को शपथ दिलाते हैं वह राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति शपथ दिलाते थे, लेकिन हाई कोर्ट के जज को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 226। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूं हाई कोर्ट से रिलेटेड, इसलिए आप घबराए नहीं कि अनुच्छेद ऐसे चेंज क्यों हो गया, ऐसे बीच में छोड़ क्यों दिया। जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है वह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो आपको एग्जाम निकालना है, ना कि वकील बनना है, ना कि आपको पॉलिटी का कोई ज्ञाता बनना है। ऐसे अगर आप पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको 1 साल भी कम पड़ जाएगा पूरी पॉलिटी का पढ़ने में, और आपकी पॉलिटी भी कवर नहीं होगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूरे नहीं बनेंगे। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 226। 226 में है उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वह भी 5 प्रकार की रिट जारी करता था, उसका ही अधिकार हमारे हाई कोर्ट को भी है। ये 5 प्रकार की रिट मैं आपको पढ़ा चुका हूं सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको पॉलिटी नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, वहां आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती है, कोवेरेंटो ऐसे नाम होते हैं, हॉबीज कार्पस, आप वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। पॉइंट कहता है कुछ मुकदमों में सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक अधिकार है, कुछ मुकदमों में आप सीधे क्या है हाई हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे पहला है एमपी तथा एमएलए का विवाद, एमपी तथा एमएलए का विवाद हो गया, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोई कंपनी का विवाद है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। विवाह या तलाक का विवाद है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वसीयत का विवाद है, मूल अधिकार का हनन होना है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच करनी है, जैसे कोई भी कर्मचारी की संवैधानिक स्थिति की जांच करनी है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल अगर आपको लगानी है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों पीआईएल को हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, आप बिल्कुल निष्फिक्र कर रहे हैं, डिटेल में आगे हम पीआईएल को समझेंगे। देखते हैं आगे। अब जैसे कुछ पॉइंट आ जाते हैं जो किस किस कोर्ट में निपटाए जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे आपको कौन से कोर्ट में जाना है अगर आपका कोई मुकदमा चलाना है तो। पहला पॉइंट आता है हमारा फौजदारी मुकदमा। मारपीट से संबंधी मुकदमों को फौजदारी मुकदमा कहते हैं, यानी कि आपने किसी को मारा कूटा, उस मुकदमे को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण आदि और भी मुकदमे आते हैं इसमें, लेकिन मेन प्रकार से तो हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण ये सब फौजदारी मुकदमे में आती है, सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है। दूसरा है हमारा लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब है दोस्तों इस अदालत में मुकदमों पर फैसले नहीं सुनाया जाता बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है, जैसे कि इसको राजीनामा भी बोलते हैं। मतलब कि दो पक्षों में अगर विवाद हुआ तो उन दोनों पक्षों को बुलाकर उनको सुलझाया जाता है और उनमें आपस में समझौता कराया जाता है, उसको हम लोक अदालत कहते हैं। और इसकी सुनवाई अगर समझौता हो चुका है फिर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी में भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं और लोक अदालत में। ठीक है, फिर आता हमारा परिवार न्यायालय जिसकी स्थापना 1984 में हुई। परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट की स्थापना 1984 में हुई। लोक अदालत की स्थापना दोस्तों 1996 में हुई थी, आप याद कर सकते हैं, उतना आईएमपी नहीं है। परिवार न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट, इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं, जैसे कि सास बहू का विवाद, ऐसा कुछ छोटे मोटे मुद्दे आते हैं फैमिली कोर्ट में, तो आप उसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं जनहित याचिका यानी कि पीआईएल। अब हम इसको समझते हैं पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। इसका मतलब है इसकी शुरुआत 1990 में अमेरिका से हुई, ये आपको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या करना है, दूसरा पॉइंट है भारत में है 1996 को आया। पीआईएल अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस सन में भारत में प्रारंभ हुआ, 1996 में। पीआईएल केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं किया जा सकता। पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटने हेतु 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गठन किया, यानी कि जो बहुत लंबे समय से हमारे मामले चले आ रहे हैं उनको हमें शीघ्र निपटना है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है जो कि 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया। ठीक है, कुछ ज्यादा आईएमपी नहीं है, आगे देखते हैं मोबाइल अदालत। इसके अनुसार अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च ना करना पड़े, यानी कि
जहाँ एक नई अदालत का शुरुआत हुई है हमारे देश में, इसको कहते हैं मोबाइल अदालत। अदालत आपके पास स्वयं आएगी, जैसे कि मोबाइल पर, और इससे आपका धन भी बचेगा, यानी कि जो खर्चा हो जाता है हमारे आने जाने में और समय खर्च हो जाता है, उसको बचाने के लिए मोबाइल अदालत की शुरुआत की गई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।